ये किसी सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये कोई मिलिट्री कन्वे पर होने वाला ब्लास्ट नहीं था। It was a planned, cold-blooded slaughter of civilians. 22 अप्रैल 2025 पहलगाम टाउन से बस 6 किलोमीटर दूर फैमिलीज अपने वेकेशन का लुत्फ उठा रही थी और कावा पी रहे थे। 10:30 पे 4 हैविली आर्म्ड मिलिटेंट जंगल से निकल कर आए। देखने वाले कहते कि वो बहुत जवान थे, शांत थे। ये अटैक बस 7 मिनट में हो गया। जब तक सिक्योरिटी फोर्स पहुंचती 28 लोग अपने जान से हाथ धो चुके थे। उनमें पुणे से आया एक कपल, 3 बच्चे और नेपाल से आए फॉरेनर्स भी शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अटैकर्स अपना काम करके जंगल में गायब हो गए, लेकिन जो मैसेज वो छोड़ गए वो हर गनशॉट से तेज था। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलीजियस हेट, ऑफ आइडियोलॉजिकल वायलेंस। ये सारा कारनामे के पीछे था TRF, यानी कि द रेसिडेंट फ्रंट, लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी। TRF ने कश्मीर में अपना कदम जमाए रखा है। डिजिटल, डिसेंट्रलाइज और डेडली। ये लोग इंक्रिप्टेड नेटवर्क, स्लीपर सेल्स, रेडिकलिस्ट यूथ के थ्रू काम करते हैं। इनका मिशन है वैली में डेमोग्राफिक चेंज का विरोध करना, चाहे उसके लिए डर दिखाना पड़े, जबरदस्ती करना पड़े और किसी का कत्ल भी करना पड़े। इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर को बैंड करके, हिंदूस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके और वीजा एग्जेम्पशन रिमूव करके जवाब दिया। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? यह पहली बार नहीं है। पुलवामा, टांगरी, हंदवाड़ा और अब पहलगाम। और कितना वक्त लगेगा हमें यह कहने में कि अब बस करो, और कितने और बेगुनाह लोग अपना जान देंगे। 1947 में पार्टीशन हुआ, उसके साथ ही कम्युनल राइट्स, मास मर्डर्स और लाखों रिफ्यूजीज का रिप्लेसमेंट हुआ। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन तभी से खराब होने लगे। 1948 में पहला इंडो पाक वॉर शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेटर्स के थ्रू कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश की। फिर 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिलबर्टर के नाम से कश्मीर में गुरिल्ला फोर्स भेजना स्टार्ट किया। सोचा कि लोकल कश्मीरियों ने सपोर्ट करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर 1971 में उन्हें सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन का फेस करना पड़ा। जैसे बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध में भारत ने उन्हें जोरदार हार दी। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर इवेंट माना जाता है। फिर तब जाके पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि आज का बांग्लादेश, टूट गया और एक डिफरेंट कंट्री बन गया। 1971 के ह्यूमिलिएशन के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि डायरेक्ट वॉर से भारत को नहीं जीता जा सकता, तो वो प्रॉक्सी वॉर करने लगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ा वॉर ने छोटे छोटे टेररिज्म करके इंडिया को अंदर से खोखला बनाना या उन्हें छोड़ देना। पाकिस्तान आर्मी और ISI, यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का मेन फोकस बन गया टेरर ग्रुप को फंड करना, ट्रेनिंग कैंप सेटअप करना और टेररिस्ट को इंडिया में घुसाने में हेल्प करना। ISI ने ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स डॉक्ट्राइन अपनाया। 1980s के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर में डिसकंटेंट को फ्यूल किया। लोकल यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए जिहादी आइडियोलॉजी स्प्रेड की गई। लश्कर तैयबा, जश्न मोहब्बत जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जन्म तभी हो गया। ये ग्रुप्स ओपनली पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स बनाया गया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK में ही ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए, जहाँ इंडियन यूथ को रिक्रूट करके वेपन और गुरिल्ला टैक्टिक्स सिखाई जा सके। इंडियन इंटेलिजेंस जैसे रॉ और ग्लोबल एजेंसीज लाइक CIA ने मल्टीपल रिपोर्ट में कंफर्म किया कि ISI डायरेक्टली टेरर ग्रुप्स को वेपन, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। भारत में ही हुए मेजर अटैक जैसे पार्लियामेंट अटैक 2001, मुंबई अटैक 2008 में पाकिस्तान वेस्ट ग्रुप का हाथ था। पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर जनरल और पॉलिटिशियन ने भी इंटरव्यू में कबूल किया है कि टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया गया। ISI पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन इसका काम सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग करने तक सीमित नहीं है। 1980 से दुनिया भर में टेरर ग्रुप्स को ट्रेन, फंड और प्रोटेक्ट करता आया है। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा, तब ISI ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन क्रिएट किया। अमेरिका ने पैसा दिया और ISI ने जिहादी बनाए। लेकिन सोवियत यूनियन के बाद ये जिहादी फैक्ट्री खाली नहीं रही। ISI ने इन्हीं जिहादियों का रुख मोड़ दिया इंडिया की तरफ। तभी से ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स डॉक्ट्राइन शुरू हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि मल्टीपल टेरर आउटफिट बनाए और उन्हें स्टेट सपोर्ट भी दिया, जैसे लश्कर तैयबा LED, फाउंडेड बाय हाफिज सईद एंड रिस्पांसिबल फॉर 26/11 मुंबई अटैक्स। नंबर 2 जश्न मोहम्मद, फाउंडेड बाय मसूद अजहर, बिहाइंड पुलवामा एंड पार्लियामेंट अटैक्स। नंबर 3 हरकत मुजाहिदीन। नंबर 4 अल बदर,
नंबर 5 तेहरीक आई तालिबान पाकिस्तान TTP, जो बाद में जाके पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। ये ग्रुप्स ओपनली पाकिस्तान में रिलीज करते, फंड रेज करते और रिलीजियस बैनर के नीचे बैठ के उनके VIP प्रोटोकॉल्स में घूमते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये जितना भी एरिया है, पाकिस्तान ने इसे टेरर कैंप का सेफ जगह बना दिया है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिकॉर्ड के मुताबिक POK में 40 से ज्यादा एक्टिव टेरर लॉन्च पैड्स है। यहाँ जिहादियों को AK-47 हैंडलिंग, गुरेला वॉरफेयर, IED बनाना, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में सिखाना, नाइट इन्फिल्ट्रेशन ट्रेनिंग दी जाती है। ISI ऑफिसर्स के डायरेक्ट सुपरविजन में ये सब होता है। 2016 के उरी अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब इन्हीं कैंप्स को टारगेट किया गया था। पाकिस्तान इन जैसे ग्रुप को हवाला चैलेंज, ड्रग ट्रेड और फेक चैरिटी के थ्रू फंड करता है। हवाला नेटवर्क्स काफी जगह पे फैले हुए हैं, जैसे दिल्ली, दुबई, कराची, और फेक NGOs जैसे फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे बहुत सारा फंड गैदर करता है और वो फंड टेररिज्म में लगाता है। ISI बैक्ड ड्रग स्मगलिंग, और ये स्मगलिंग पंजाब और जम्मू बॉर्डर से होती है। ड्रग्स भारत में भेजी जाती है और इसके पैसे से आतंकवादियों को पे किया जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई बार इन फंडिंग चैनल पर रेड किया है और बहुत सारे प्रूफ मिले हैं लिंकिंग देम टू पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स। पाकिस्तान सिर्फ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन तक सीमित नहीं है। ISI ने इंडिया के मेजर सिटी में स्लीपर सेल्स भी एक्टिवेट किया है, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे सिटी में। अब समझते हैं ये सेल्स करती क्या है। इनका मेजर फंक्शंस होता है फेक ID बनाना, लोकल सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करना और टाइमली बम्बिंग एंड असैसिनेशंस के लिए कभी भी रेडी होना। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हो या 2011 दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट, many had linked to Pakistan based handlers। 2001 पार्लियामेंट अटैक, जैसन मोहम्मद के 5 टेररिस्ट ने भारत की डेमोक्रेसी के दिल पे वार किया। इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड कॉल्स कम फ्रॉम द पाकिस्तान। 2008 मुंबई अटैक, 10 LED टेररिस्ट अटैक थ्रू सी रूट्स। कसाब ने कोर्ट में कन्फेस किया, मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे ये मिशन दिया गया था। 2016 पठानकोट अटैक, टेररिस्ट इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में आके अटैक किया, अगेन जश्न मोहम्मद हैंड कन्फर्म। 2019 पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, 40 TRPF जवान शहीद हुए। JEM क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटैकर्स अदिल दर का वीडियो पाकिस्तान से अपलोड हुआ। इंडिया ने हर अटैक के बाद उन्हें प्रूफ प्रोवाइड किया, जैसे वॉइस इंटरसेप्ट्स, सैटेलाइट्स इमेजेस, मनी ट्रायल और कन्फेशंस। पाकिस्तान के इन एक्शन और डिनाइल के बाद दुनिया भी फाइनली अलर्ट हुई। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। USA ने $1.3 बिलियन मिलिट्री एड रोका और UN ने हाफिज सईद और मकसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। भारत ने भी क्लियर मैसेज दिया। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, फर्स्ट टाइम इंडिया एंटर्ड POK एंड डिस्ट्रॉयड टेरर कैंप्स। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, JM कैंप को बम से उड़ा दिया गया। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस, स्लीपर सेल और इलीगल NGOs ऑपरेशन को इंडिया से कई हद तक कम किया। पुलवामा ब्लास्ट और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया का ध्यान पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर और बढ़ गया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर और गिरती इकोनॉमिक के चलते अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। मकसद वही पुराना था, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, 1000 कट्स वाली पॉलिसी को लागू करना और कश्मीर को एक ग्लोबल इशू बनाना। लेकिन इस बार मेथड अलग था। ये मेथड ज्यादा कोवर्ट, डिजिटल और काफी कॉम्प्लेक्स था। पहली स्ट्रेटेजी थी ड्रोन्स के जरिए पंजाब और जम्मू में आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग करना। BSF के अनुसार 2020 से 2023 के बीच में 250 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट किया। ये ड्रोन्स AK-47, ग्रेनेड, सैटेलाइट्स, फोन्स और हेरोइन जैसे सामान गिराते हैं। सिर्फ 2022 में पंजाब में 22 ड्रोन ड्रॉप पकड़े गए, जिसमें ISI से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा और बाबा खालसा जैसे ग्रुप शामिल थे। आज डिजिटल रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान का एक नया टेररिज्म टूल बन गया है। टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप और गेमिंग चैट रूम्स में जवानों को धोखा देकर रेडिकल बनाया जा रहा है। इमोशनल वीडियोस, फेक न्यूज, धार्मिक भावना को तोड़ने वाली मैसेजेस के माध्यम से कश्मीरी यूथ को टारगेट किया जा रहा है। अब कोई ट्रेनिंग कैंप की जरूरत ही नहीं है, रेडिकल सोच घर बैठे बैठे डेवलप हो रही है। इनक्रिप्टेड ऐप से ऑर्डर मिलती है और ड्रोन से वेपन भेजे जाते हैं। इस डिसेंट्रलाइज मॉडल को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2021 में इंडियन एजेंसी ने पाकिस्तान से लिंक्ड हैकर ग्रुप ट्रांसपेरेंट ड्राइव यानी कि APT36 द्वारा किए गए फिशिंग और मेलवेयर अटैक को डिटेक्ट किया।
उनका टारगेट था इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट डेटा और मीडिया सिस्टम को वीक करना। और उनका इकलौता मकसद था डेटा चुराना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना और पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट करना। ये फेक न्यूज़ और वायरल वीडियो मसले कश्मीर और धार्मिक इशू पर फोकस होती है और उनका सोर्स सीधा पाकिस्तान से ट्रैक होता है। ये सब कुछ केयरफुली टाइम किया जाता है। जैसे 2022 गुजरात इलेक्शन के पहले फेक रॉइड्स की रिपोर्ट फैलाई गई। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान के ट्रोल ग्रुप्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैनिपुलेट करके भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाया। उनका मकसद एक ही था, इंडिया के डेमोक्रेसी का मिसयूज करके उसी पर अटैक करना। टेरर ग्रुप्स ने भी अपना नाम बदला है। जब एलईटी और जेईएम पर इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन लगे तो नए फेसेस सामने आए, जैसे पीआरएफ द रेसिडेंटल फ्रंट और पीएएफएफ पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। इंडियन इंटेलिजेंस ने बताया कि ये नया नाम सिर्फ पुराने नाम का कवर है। टीआरएफ ने माइग्रेंट वर्कर और कश्मीरी पंडित के खिलाफ अटैक की जिम्मेदारी ली। लोकल लोगों को रिक्रूट किया गया, रेडियलाइज किया गया, लेकिन सारा कमांड सीधा पाकिस्तान से आती है और इसका इम्पैक्ट आम जनता पर भयानक है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल अभी हाल ही में हुआ पहलगाम अटैक जैसा भयानक इंसिडेंट है। लेकिन इससे भी खतरनाक खुले इनकाउंटर्स की जगह आईईडी ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक, टारगेट किलिंग्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में खालिस्तानी स्लोगन्स वापस से सुनाई देने लगे और कुछ गैंगस्टर को आइडियोलॉजिकल बैकिंग देकर आर्म सप्लाई की गई है। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु तक स्लीपर सेल्स पकड़े गए जो क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के जरिए फंड हो रहे थे। इंडिया ने भी अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को मॉडर्न बनाया है। एजेंसी जैसे एनआईए, रॉ और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए। होम मिनिस्ट्री ने डार्क वेब और इंक्रिप्टेड चैट मॉनिटर करने के लिए टैक्टिकल टीम्स रेडी की हुई है। भारत ने ग्लोबल साइबर पार्टनरशिप में भी अपना रोल स्ट्रेंथन किया है। डिप्लोमेसी के फील्ड में भी इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड किया है। यूएन फोरम में पाकिस्तान के टेररिज्म लिंक के क्रेडिबल प्रूफ दिए गए हैं। पाकिस्तान खुद भी अंदर से ब्रेक हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, एमआईएफ लोन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया है। सिविल मिलिट्री ट्रस्ट कोलैप्स हो रहे हैं। फिर भी पाकिस्तानी आर्मी का कश्मीर ऑब्सेशन और एंटी इंडियन माइंडसेट्स अब भी जिंदा है, जो कि रीजनल पीस के लिए एक सीरियस थ्रेटेंड है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, टेररिज्म कभी एक जैसे रूप में नहीं रहता। ये नए कलर्स, नए टूल्स, नए हिडन आइडियोलॉजी के साथ जिंदा होता रहता है। पाकिस्तान हो सकता है अब हल्ला ना करे, लेकिन वो आइडियोलॉजी, इनक्रिप्टेड मैसेजेस, ड्रोन और डेटा पैकेट भेजे जा रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं है, ये आपके फोन, आपके सोशल मीडिया और सोच में घुस चुका है।